गुड मॉर्निंग क्लास, आपका स्वागत है अंकिता शर्मा केमिस्ट्री में। आज हम पढ़ने वाले हैं बैक बॉन्डिंग के बारे में और उसके कुछ एप्लीकेशंस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आइए जानते हैं बैक बॉन्डिंग क्या है। बैक बॉन्डिंग एक फेनोमेना है जिसमें ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है एक फिल्ड शेल से एक अनफिल्ड शेल में। अब ये जो ट्रांसफर है, इससे जो बॉन्डिंग बनेगी वो पार्शियल भी हो सकती है और फुल भी हो सकती है। ये डिपेंड करता है डोनर और एक्सेप्टर एटम्स पे। और दूसरी बात, अगर किसी भी एटम में, किसी भी मॉलिक्यूल में अगर बैक बॉन्डिंग होती है तो उस मॉलिक्यूल का स्ट्रेंथ और बढ़ जाता है। अब हम लोग जानते हैं किस तरह के एटम्स आपके डोनर एटम्स होते हैं। तो सेकेंड पीरियड के जो एटम्स होते हैं उनके पास लोन पेयर होता है, इसलिए वो डोनर एटम्स की तरह काम करते हैं। जैसे फ्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, कार्बन हो गया। लेकिन कई बार क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फास्फोरस और सल्फर भी डोनर एटम की तरह काम करता है। अब ये सर्कमस्टांसेस के ऊपर डिपेंड करता है। आइए चलिए हम लोग थोड़ा और पढ़ते हैं। आइए तो सबसे पहले बैक बॉन्डिंग को समझते हैं, जिसके लिए मैंने एग्जाम्पल के तौर पे BF3 को लिया है। BF3 सबसे पहले हम लोग इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेंगे। तो वो कैसे निकालेंगे? एक सिंपल ट्रिक होता है, हाफ इंटू जितने आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में बोरॉन के इलेक्ट्रॉन हो। तो बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 होता है, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 3। और जितने ये फ्लोरीन मॉलिक्यूल से बॉन्डेड है जो कि है 3, यानी 6/2, यानी कितना आ गया 3, यानी इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो गई sp2। अच्छा, अब बोरॉन को ऐसे देख लेते हैं। बोरॉन का एटॉमिक नंबर होता है 5, यानी 1s2, 2s2, 2p1। ये ग्राउंड स्टेट में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब हम लोग एक्साइटेड स्टेट में देखते हैं। अब ये यहाँ पे p ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब हाइब्रिडाइजेशन होगी तो इसमें एक s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो आपकी sp2 होगी। और जितने s और जितने p ऑर्बिटल कंबाइन करते हैं उतनी हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स बनती है। मैंने पहले ही बनाया, यानी एक s और 2 p अगर कंबाइन कर रहे हैं तो 3 sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनेंगे। तो आइए देखते हैं। ये आपका बोरॉन हो गया। यहाँ ये एक फ्लोरीन से जुड़ा हुआ है, इसको यूं दिखा देते हैं। ये एक फ्लोरीन से जुड़ा हुआ है, यहाँ एक फ्लोरीन से जुड़ा हुआ है, यहाँ एक फ्लोरीन से जुड़ा। तो आप अगर इसके बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करेंगे तो एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 to 6, 2 to 4 to 6 हो गया। यानी इलेक्ट्रॉन जो है बॉन्ड करने के बाद 6 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाने के बाद आ रहे हैं। और अगर किसी भी कंपाउंड को स्टेबल होना होता है तो उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। यहाँ पे क्या है, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये क्या हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन से कम है। तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग हाइपोवैलेंट कहते हैं, जिसकी वैलेंसी जो होती है वो 8 से कम होती है। और हम क्या देख रहे हैं कि 2px और 2py ऑर्बिटल तो हाइब्रिडाइज्ड हो जा रहे हैं, लेकिन 2pz जो है वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट नहीं ले रहा। यहाँ पे एक एम्प्टी 2pz ऑर्बिटल है। अब आप जानते हैं f के पास 3 लोन पेयर होते हैं, ठीक है। तो f जो है अपना लोन पेयर क्या करेगा, इसके एम्प्टी p ऑर्बिटल में दे देगा, जिसकी वजह से क्या होगा, बोरॉन के साथ फ्लोरीन का एक डबल बॉन्ड जैसा कैरेक्टर आ जाएगा, एक डबल बॉन्ड अक्वायर कर लेगा वो। और ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये फ्लोरीन भी दे सकता है, ये भी दे सकता है, ये भी दे सकता है, यानी बारी बारी से सारे फ्लोरीन देते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसको कुछ इस तरीके से दिखा सकते हैं, बोरॉन, फ्लोरीन, 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 और डॉटेड लाइन से हम लोग बॉन्ड को दिखा सकते हैं।
क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन कैसे दिया है, पीछे से दिया है, इसलिए पीछे से दिया है, इसीलिए इसको बैक बॉन्डिंग कहते हैं। ठीक है, और बैक बॉन्डिंग होने की वजह से क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, कोई भी कंपाउंड प्लेनर हो सकता है, वो एरोमेटिक हो सकता है, उसकी बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगी और उसकी बॉन्ड लेंथ घट जाएगी। जाहिर सी बात है, आप जानते हैं सिंगल बॉन्ड में बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा होता है क्योंकि पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं, सॉरी एटम्स दूर दूर होते हैं। फिर डबल बॉन्ड में बॉन्ड लेंथ घट जाता है, उसी तरह ट्रिपल बॉन्ड में बॉन्ड लेंथ और ज़्यादा घट जाता है क्योंकि बॉन्ड लेंथ घट गया तो पार्टिकल्स एटम्स पास आ गए। या आप लिख लें, आइए हम लोग बैक बॉन्डिंग के कुछ एप्लीकेशंस देख लेते हैं। मैं पहली चीज जो करने जा रही हूँ PH3 और PF3 के बॉन्ड एंगल को कंपेयर करने जा रही हूँ। तो आइए देखते हैं। ये हो गया आपका PH3, ये 3 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, और ये हो गया आपका PF3। अब आप अगर किसी से पूछेंगे, या आमतौर पे जो गलती होती है, लोग कहते हैं कि PH3 की जो बॉन्ड एंगल होती है वो PF3 से ज्यादा होती है, जो कि गलत है। इसकी बॉन्ड एंगल ज्यादा नहीं होती है। अब ये क्यों सोचते हैं लोग, मैं आपको बताना चाहूंगी। क्योंकि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है और फास्फोरस की उससे ज्यादा है, तो ये क्या कहेगा कि इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन का क्लाउडिंग बढ़ जाएगी। उसकी वजह से क्या होगा कि हाइड्रोजन दूर दूर हो जाएंगे। यहाँ क्या होगा कि फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो यहाँ पे फास्फोरस के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, तो जो फ्लोरीन से वो पास हो जाएंगे। लेकिन ये एक गलत अजम्पशन है। होता क्या है आप देखिए, PF3 के केस में बैक बॉन्डिंग होती है। बैक बॉन्डिंग होती है, इसका मतलब क्या, जो फास्फोरस का एम्प्टी p ऑर्बिटल होता है उसमें फ्लोरीन जो है अपना ये नॉन बॉन्डेड या लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डाल देता है, तो ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर ऑक्यूपाई कर लेता है। ये तीनों फ्लोरीन एक एक करके डबल बॉन्ड ये इलेक्ट्रॉन डालते हैं, तो तीनों तरफ डबल बॉन्ड कैरेक्टर अक्वायर होता है। दूसरा रीजन क्या हो गया, ये फ्लोरीन और फ्लोरीन के बीच में रिपल्शंस ज्यादा होंगे, इसलिए जो PF3 का बॉन्ड एंगल होगा वो जो होगा PH3 से ज्यादा होगा। इसका रीजन हमने क्या जाना, पहला ड्यू टू बैक बॉन्डिंग, और दूसरा माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट नहीं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन। तो हम लोगों ने क्या जाना कि PF3 की जो बॉन्ड एंगल होती है वो PH3 से ज्यादा होती है, ड्यू टू इट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इट्स टेंडेंसी टू फॉर्म बैक बॉन्डिंग। आप ये लिख लीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं, चूंकि इसमें PF3 में बैक बॉन्डिंग हुई है इसलिए इसका एंगल 97.8 डिग्री है। PH3 में बैक बॉन्डिंग नहीं होती क्योंकि हाइड्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है जो कि फास्फोरस को डोनेट कर सके, इसलिए इसकी बॉन्ड एंगल 93.8 होती है। अब ASH3 पे आते हैं, तो अगेन इसमें हाइड्रोजन है तो इसकी बॉन्ड एंगल ASF3 से कम होगी। ASH3 की बॉन्ड एंगल है 91.8 डिग्री और ASF3 की बॉन्ड एंगल है 96.2 डिग्री। आप ये लिख लें। तो आपने जाना कि अगर हम लोग बैक बॉन्डिंग की बात करें तो बैक बॉन्डिंग की वजह से बॉन्ड एंगल बढ़ जाता है PF3 का, और इससे चूंकि ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर अक्वायर होता है तो बॉन्ड लेंथ घट जाता है, और ये बॉन्ड स्ट्रेंथ किसी भी मॉलिक्यूल का बैक बॉन्डिंग बढ़ा देता है। आप लिख लें अच्छे तरीके से। आइए बैक बॉन्डिंग हम ऑक्सीजन के केस में समझते हैं। तो यहाँ पे 3 तरह के मॉलिक्यूल्स लिए गए हैं, वाटर मॉलिक्यूल, Cl2O और F2O। तो अगर आप बात करेंगे कि हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज के हिसाब से अगर बॉन्ड एंगल डिसाइड करते हैं तो वाटर की जो बॉन्ड एंगल होगी वो सबसे ज्यादा होगी, Cl2 के बाद Cl2O की उससे कम होगी और F2O की उससे कम होगी। ठीक है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। Cl2O में क्या होता है, बैक बॉन्डिंग होती है। ऑक्सीजन जो है अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन
Cl के एम्प्टी d ऑर्बिटल में डाल देता है, जिसकी वजह से बैक बॉन्डिंग होती है। और इस बैक बॉन्डिंग होने की वजह से इसके जो बॉन्ड एंगल है वो बढ़ जाती है। तो इसकी वजह से रियलिटी में जो बॉन्ड एंगल ऑब्जर्व किया गया, Cl2O की बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा होती है, H2O की उससे कम होती है और F2O की सबसे कम होती है। आप ये लिख लें। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं बैक बॉन्डिंग का, जिसमें ऑक्सीजन एज डोनर एटम काम कर रहा है। तो हम लोग BOH3 और BOH4 माइनस का एग्जांपल लिए। तो आप लोग जानते हैं BOH3 जो है वो आपका ट्राइगोनल प्लेनर होगा और इसमें क्या होगा, बैक बॉन्डिंग होगी। जो बोरॉन का एम्प्टी p ऑर्बिटल है उसमें ऑक्सीजन अपने लोन पेयर डाल देगा। इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जो DBO का बॉन्ड लेंथ होगा वो घट जाएगा। आप अगर BOH4 की बात करते हैं तो इसका स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल है, ये TD है और ये प्लेनर है। क्योंकि इसमें बैक बॉन्डिंग हो रही है इसलिए इसका जो DBO यानी बोरॉन से ऑक्सीजन का डिस्टेंस होगा वो घट जाएगा। और वही अगर हम कंपेयर करें BOH4 की, जो कि एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन sp3 और यहाँ हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। तो आप यहाँ पे अगर DBO की बात करें तो इसके चूंकि सिंगल बॉन्ड है तो इसका जो DBO का लेंथ होगा या डिस्टेंस होगा वो ज्यादा होगा कंपेयर टू BOH3। आप प्लीज ये लिख लें। तो आइए बैक बॉन्डिंग के कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं जिसमें ऑक्सीजन एज डोनर एटम काम कर रहा है। पहला एग्जांपल जो मैंने देखा है बोरैक्स में, जो कि आपका B3O6 होता है। अब बैक बॉन्डिंग की वजह से कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक भी हो सकता है और प्लेनर भी हो सकता है। ये आपका B3O6 का स्ट्रक्चर है। एक बोरॉन जो है आपका हर जगह 3 ऑक्सीजन से बॉन्डेड है और चूंकि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है तो वो क्या करेगा कि बोरॉन के एम्प्टी p ऑर्बिटल में डोनेट कर देगा। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं डबल बॉन्ड कैरेक्टर इसने अक्वायर कर लिया, जिसकी वजह से बोरैक्सीन क्या हो गया, एरोमेटिक भी हो गया और प्लेनर भी हो गया। इसी तरह बोराजीन होता है जिसको हम लोग इनऑर्गेनिक बेंजीन भी कहते हैं, जिसका फॉर्मूला है B3N3H6। तो आप बनाने का स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल है। आप B ड्रॉ करो, उसको 2 N से बॉन्ड करो, जैसे वहां पे 2 ऑक्सीजन से बॉन्ड किया था। उसके बाद नीचे आप B ड्रॉ करो और उसको एक नाइट्रोजन से बॉन्ड करो। यहाँ पे भी चूंकि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है तो वो क्या करेगा, वो बोरॉन के एम्प्टी p ऑर्बिटल्स में वो लोन पेयर डोनेट करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ये रिंग एक डबल बॉन्ड कैरेक्टर अक्वायर कर लेगा और जिसकी वजह से ये एरोमेटिक हो जाएगा और प्लेनर हो जाएगा। आप लिख लें इसे। आइए बैक बॉन्डिंग के एग्जाम्पल देखते हैं जब नाइट्रोजन डोनर एटम की तरह काम कर रहा है। तो आप ये ऑब्जर्व किया गया है कि NCl3 की बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा होती है, उससे कम NH3 की और NF3 की। इसका रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि जो आपका नाइट्रोजन है उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। वो क्या करता है, क्लोरीन के एम्प्टी d ऑर्बिटल में वो इलेक्ट्रॉन्स डाल देता है, जिसकी वजह से बैक बॉन्डिंग होती है और उसकी वजह से क्या होता है कि NCl3 का बॉन्ड एंगल बढ़ जाता है। दूसरा पॉइंट ये है कि CH3 जो N जो है वो पिरामिडल होता है और SiH3 जो होता है वो प्लेनर होता है। इसका रीजन क्या हो गया? H3Si में बैक बॉन्डिंग होती है, इसमें 2π 3dπ बैक बॉन्डिंग होती है, यानी नाइट्रोजन अपना 2p इलेक्ट्रॉन ये सिलिकॉन के d ऑर्बिटल में डाल रहा होता है। सिमिलरली आप SiH3 P फॉस्फोरस का कंपाउंड लेंगे और GeH3 नाइट्रोजन का कंपाउंड लेंगे। GeH3 जो होता है वो प्लेनर होता है। वही रीजन हो गया क्योंकि इसमें बैक बॉन्डिंग होती है। तो हम लोग अभी तक ये जान गए हैं कि बैक बॉन्डिंग से क्या होता है, कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक हो सकता है, उसका बॉन्ड लेंथ घट जाता है, उसकी बॉन्ड एंगल बढ़ जाती है और क्या होता है कि वो एक प्लेनर स्ट्रक्चर अक्वायर कर लेता है।
और एक और बात, जो CH3 जो है वो आपका SI3 से ज़्यादा बेसिक होता है। तो ये अगर ज़्यादा बेसिक है, ये क्या कहते हैं CH3 अगर ज़्यादा बेसिक है तो इसको आपको एसिड कम देना होगा। मान लीजिए आप 1 मोलर एसिड के साथ CH3 को रिएक्ट कर रहे हैं, वहीं आपको 4 वॉल्यूम्स, 1 वॉल्यूम अगर CH3 के लिए चाहिए तो वहीं हो सकता है कि GeH3 के लिए आपको 4 वॉल्यूम चाहिए। आप ये लिख लें। आइए हम लोग बैक बॉन्डिंग का कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जिसमें कार्बन एज डोनर एटम काम करता है। तो मैंने यहाँ पे फ्लोरोफॉर्म और क्लोरोफॉर्म लिया है, CHL3 और CF3। तो जब मैंने CHL3 और CHF3 किसी बेस के साथ अगर CHL3 को ट्रीट करोगे तो वो क्या होगा, वो H+ को ले लेगा और हम लोगों को क्या मिलेगा, Cl3C-। सिमिलरली अगर आप फ्लोरोफॉर्म को ट्रीट करोगे तो F3C- मिलेगा। अब बताते हैं होता क्या है, क्यों CHL3 ज़्यादा एसिडिक है। CHL3 में क्या होता है, CCl3- में क्या होता है, कार्बन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो जो कार्बन का 2p पाई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो क्या होता है कि वो क्लोरीन के 3d पाई ऑर्बिटल में डोनेट होता है, जिसकी वजह से बैक बॉन्डिंग होती है। अगर और बैक बॉन्डिंग से क्या होता है, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ये ज़्यादा एसिडिक हो जाता है। और एसिड हम लोग अगर ल्यूस बेस थ्योरी से जाने, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर एसिड होता है और इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर बेस होता है। तो चूंकि यहाँ पे बैक बॉन्डिंग हो रही है तो यहाँ पे ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन पेयर है जो कि वो डोनेट करना चाहेगा, और चूंकि Cl की वजह से बैक बॉन्डिंग हो रही है तो यहाँ इलेक्ट्रॉन क्लाउड बढ़ गया। तो चूंकि इलेक्ट्रॉन क्लाउड बढ़ गया तो ये किसी भी मॉलिक्यूल को अपना इलेक्ट्रॉन ज़्यादा देना चाहेगा, जिसकी वजह से CCl3 या CHCl3 ज़्यादा एसिडिक होता है और CHF3 कम एसिडिक होता है, क्योंकि इसमें 3p पाई 3d पाई बैक बॉन्डिंग होती है। अब फिर एक और एग्जांपल देख लेते हैं। R3C- जो है आपका पिरामिडल होता है शेप में, और CN3C- प्लेनर होता है। CN3C- में बैक बॉन्डिंग होती है। मैंने आपको पहले ही बताया है, बैक बॉन्डिंग के वजह से कोई भी चीज़ प्लेनर, एरोमेटिक, उसकी बॉन्ड एंगल बढ़ जाती है। ये सारी चीज़ें होती है, आप ये नोट डाउन कर लें। तो आइए एक और एप्लीकेशन देख लेते हैं बैक बॉन्डिंग का, जो कि है सिनर्जिक बॉन्डिंग। सिनर्जिक बॉन्डिंग जो होती है इसमें 2 तरह के बॉन्ड बनते हैं, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है, जब मेटल कार्बोनाइल्स इसमें पढ़ते हैं तो जब कार्बोनाइल लिगेंड मेटल के एम्प्टी वेकेंट ऑर्बिटल में अपना इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डाल देता है तो सिग्मा बॉन्ड बढ़ता है। वहीं पाई इलेक्ट्रॉन कैसे बनते हैं, तो जो फिल्ड d ऑर्बिटल्स होते हैं मेटल के, वो क्या करते हैं कि कार्बोनाइल के एंटी बॉन्डिंग यानी पाई स्टार ऑर्बिटल में अपने इलेक्ट्रॉन डालते हैं, जिसकी वजह से पाई बॉन्डिंग होती है। ये जो पाई बॉन्डिंग है ये बैक बॉन्डिंग की ही तरह है, तो जिसकी वजह से एक सिनर्जिक इफेक्ट क्रिएट होता है और उससे बॉन्ड्स और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। ये एक तरह का बैक बॉन्डिंग हो गया। इसमें सबसे पहले कार्बोनाइल ने क्या किया, अपने जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मेटल के एम्प्टी ऑर्बिटल में डाल दिया, और जिससे सिग्मा बॉन्ड बना। और दूसरी चीज़ क्या हुई कि जो आपके मेटल के फिल्ड ऑर्बिटल्स थे जिसमें इलेक्ट्रॉन था, उसने क्या किया, जो कार्बोनाइल का एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन था, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल था, उसमें इलेक्ट्रॉन डाला, जिसकी वजह से एक सिनर्जिक इफेक्ट हुआ और जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो और भी बढ़ गया, जैसा कि बैक बॉन्डिंग में भी होता है। ये आखिरी एप्लीकेशन था, आप लिख लें। आई होप आज का क्लास आपको अच्छा लगा हो। आप मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, इससे मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं चलती हूँ, फिर मिलते हैं दूसरे क्लास में कुछ और नए टॉपिक पढ़ने के लिए। थैंक यू।